हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So we have come to the finish of the chapter from T.S. Gerewal's textbook. Question number 91 is the last question given in the chapter. So let us read it. XYZ Limited issued a prospectus inviting applications for 2000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share payable as. XYZ Limited ने 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाए। हर शेयर 10 रुपीज़ के हैं और हर शेयर को कंपनी ने 4 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम पे जारी किया है। और अमाउंट है ऑन एप्लीकेशन ₹6 इंक्लूडिंग ₹1 एज प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट ₹2 इंक्लूडिंग 1 एज प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 इंक्लूडिंग 1 एज प्रीमियम, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3 इंक्लूडिंग 1 एज प्रीमियम। मतलब यहाँ 5 रुपीज़ कैपिटल का है और 1 रुपी प्रीमियम का है। यहाँ 1 रुपी कैपिटल का है, 1 रुपी प्रीमियम का है, फिर 2 रुपीज़ कैपिटल का है, देन 1 रुपीज़ प्रीमियम का है, देन अगेन 2 रुपीज़ कैपिटल का है और 1 रुपी प्रीमियम का है। सो यहाँ का ग्रैंड टोटल है 10 और यहाँ का ग्रैंड टोटल है 4। मतलब कंपनी 10 रुपीज़ के शेयर के लिए 14 रुपीज़ शेयर होल्डर्स से मांग रही है। क्योंकि कंपनी का दबदबा है, कंपनी का गुडविल अच्छा है, स्टेटस अच्छा है, इसलिए वो 10 रुपीज़ फेस वाले शेयर को भी ज़्यादा कीमत पर इशू कर सकती है, लेकिन मानेगी कि वो 10 रुपीज़ का ही शेयर है। 14 रुपीज़ ले रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका फेस वैल्यू 14 हो गया। लेट अस रीड फर्दर। इट फर्दर सेज एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी को 3000 एप्लीकेशन मिले, उसको कंपनी ने 2 हिस्से में बांट दिया, 2400 शेयर्स और 600 शेयर्स। 600 शेयर को कंपनी ने रिफंड कर दिया और दूसरा लॉट जिसमें 2400 शेयर्स थे उनको कंपनी ने 2000 शेयर्स अलॉट कर दिया। यही प्रो राटा अलॉटमेंट है। इनको प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं है, इनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया है, हमने मतलब कंपनी ने, इसलिए इनका पैसा रिफंड करना ही सही है। बाकी जिनको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ है यानी प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, उनका पैसा मतलब 400 शेयर्स पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो कंपनी रख लेगी और उसे अलॉटमेंट में यूज़ करेगी। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। X, to whom 40 shares were allotted, failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. अब X एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 40 शेयर्स हैं, मतलब उसको 40 शेयर्स अलॉट हुए थे। उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया और जब उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी नहीं दिया तो सेकंड कॉल करने से पहले ही कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। Y, who applied for 72 shares, failed to pay the 2 calls and on his such failure his shares were forfeited. Y एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 72 शेयर्स, मतलब अलॉट इसको कम हुआ होगा। इसने अपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया तो कंपनी ने सेकंड कॉल के बाद इसके भी शेयर का फोरफीट कर लिया। ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू Z क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। अब X और Y दोनों के शेयर फोरफीट हो चुके हैं, मतलब कंपनी ने 1 रुपी पर शेयर डिस्काउंट दे दिया। द होल ऑफ द Y शेयर बीइंग इंक्लूडेड, और इन 80 शेयर्स में Y के पूरे शेयर्स हैं, मतलब Y को जितने भी अलॉट हुए हैं उसमें पूरे शेयर Y के हैं रीइश्यू के समय, और बाकी जो बच रहे हैं 80 बनाने के लिए वो जो है वो X के शेयर्स हैं। Y शेयर बीइंग इंक्लूडेड, प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड द बैलेंस शीट। So let us see the solution in detail. So solution 91 in the books of XYZ Limited. Company invited applications for 2000 shares, but applications for 3000 shares were received. So 2 share application account.
क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक बनाने बोला है, इसलिए कैश की सारी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। 18,000 रुपीज़ कंपनी रिसीव करेगी। अब हम इस शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे जर्नल एंट्रीज़ में, लेकिन 600 शेयर्स पर कंपनी शेयर वापस कर रही है। अब एप्लीकेशन आ गया 3000 शेयर्स पर और कंपनी 600 शेयर्स को रिजेक्ट कर रही है। सो अभी ही वापस कर देंगे पैसा। शेयर एप्लीकेशन 600 शेयर्स पर 6 रुपीज़ कंपनी रिफ़ंड कर देगी, मतलब 3600। और 2400 शेयर्स पर जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट और एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, $2400 शेयर्स का ही अमाउंट बचा हुआ है अब। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैपिटल में जाएगा 2000 शेयर्स का 5 रुपीज़, क्योंकि कैपिटल 5 रुपीज़ का है और 1 रुपी जो है 6 में से 1 रुपी जो है वो प्रीमियम का है। सो 2000 शेयर्स पर 1 रुपी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा। और बाकी जो 400 शेयर्स पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो 6 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। सो अमाउंट है 14,400 और यहाँ आएगा 10,000, 2,000 एंड 2,400। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास है तो 2000 शेयर ही, भले ही एप्लीकेशन 3000 के लिए आया हो और प्रोराटा 2400 में गया हो, लेकिन कंपनी के पास है 2000 शेयर्स और वो 4000 रुपीज़ अलॉटमेंट का ड्यू कर रही है। उसमें से 1 रुपी कैपिटल का है और 1 रुपी प्रीमियम का है। बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी कंपनी रिसीव करेगी। यहाँ इन एंट्री से पता लगता है कि 4000 रुपीज़ कंपनी ने ड्यू किया था और कंपनी के पास पहले से ही 2400 हैं, तो कंपनी को 1600 रुपीज़ बैंक में मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी को एक शेयर होल्डर है एक्स, जिसको 40 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, उसका हमको चेक करना पड़ेगा कि उसका कॉल्स इन एरियर्स कितना होता है। हमें निकालना है एक्स का एरियर्स अमाउंट, तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कंपनी ने 2400 एप्लीकेशंस पर 2000 शेयर्स अलॉट किए, मतलब यहाँ पर अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो 6 शेयर्स के एप्लीकेशन पर कंपनी ने 5 शेयर्स दिए। अब मिस्टर एक्स वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स। एक्स को 40 शेयर्स मिला है, मतलब ये अप्लाइड साइड है, ये अलॉटेड साइड है। अलॉटेड साइड का अमाउंट हमें पता है, नंबर पता है 40। हमें निकालना है कि उसने अप्लाई कितना किया होगा, तब कैलकुलेट होगा कि उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है। नाउ 5 को 40 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, 5 को 40 बनाने के लिए 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 6 में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 दोनों साइड कॉमन होना चाहिए, मतलब 48 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, तब जा कर के उसे 40 शेयर्स मिला।
या दूसरे तरीके से अगर हम सोचें तो यहाँ 6 है अप्लाइड में, 5 है अलॉटेड में, हमें निकालना है यहाँ का पता है हमें 40, अलॉटेड 40 है, तो अप्लाइड की तरफ भी 40 लिखना है और अप्लाइड के तरफ का नंबर 6 से मल्टीप्लाई करिए और ऑपोजिट साइड से डिवाइड कीजिए, तब भी आ जाएगा 48। अप्लाई किया तो 40 मिला। अब एक्स ने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया और इसने एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज़ कंपनी को फॉरवर्ड किया, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 6 288 रुपीज़ मिला और कंपनी ने 40 शेयर्स अलॉट किए, इसका मतलब है 240 रुपीज़ का कंपनी ने हिसाब दे दिया। सो 48 रुपीज़ जो हुआ वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब ऑन अलॉटमेंट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑन अलॉटमेंट एक्स के पास 40 शेयर्स हैं, 40 शेयर्स पर कंपनी ने 1 रुपी अलॉटमेंट, 1 रुपी कैपिटल का और 1 रुपी प्रीमियम का ड्यू किया। मतलब ये कैपिटल का अमाउंट है, कैपिटल है ये, और ये प्रीमियम है। मतलब कितना रुपए ड्यू किया? 40 रुपीज़ कैपिटल का और 40 रुपीज़ प्रीमियम का ड्यू किया। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कितना? 48। इस 48 को हमें यहाँ एडजस्ट करना है। अब ये 48 जो है पहले कैपिटल का अमाउंट एडजस्ट होगा, उसके बाद अगर बचेगा तो प्रीमियम का अमाउंट एडजस्ट होगा। मतलब इस 48 को हमको 40 रुपीज़ इसमें से कैपिटल का एडजस्ट करेंगे और 8 रुपीज़ जो बच रहा है वो हम प्रीमियम का एडजस्ट करेंगे। मतलब ये है कि 32 रुपीज़ जो यहाँ एरियर्स आ रहा है, 32 रुपीज़ एरियर्स अलॉटमेंट के समय आ रहा है, वो किसका है? प्रीमियम का है। प्रीमियम ड्यू हुआ था 40 रुपीज़ से, लेकिन 8 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्ट होने के बाद एरियर्स निकल रहा है प्रीमियम का कितना रुपीज़? 32 रुपीज़ निकल रहा है एरियर्स। और कैपिटल का पूरा एडजस्ट हो गया, इसलिए कैपिटल का कोई भी अमाउंट एरियर्स नहीं है। ये एक डिटेल है, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रहता है वो पहले कैपिटल के अमाउंट के लिए अवेलेबल होता है, उसके बाद अगर बचता है तो वो प्रीमियम के अमाउंट के लिए अवेलेबल होता है, अगर प्रीमियम है तो। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, इसलिए प्रीमियम को सेकंड इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ फॉर कैपिटल एंड सेकंड प्रेफरेंस इज़ देन फॉर प्रीमियम फॉर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। तो 48 रुपीज़ का ये कैलकुलेशन है। अब हमें इस बात को यहाँ इसलिए याद रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है क्योंकि फॉरफीचर के समय में ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा। ना केवल फॉरफीचर के समय में, परंतु जब रीइशू करेंगे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट को, तो भी ये कैलकुलेशन और ये अंडरस्टैंडिंग से आपको हेल्प मिलेगी। अब कंपनी ने 4000 रुपीज़ ड्यू किया था, उसमें से 1600 कंपनी के नहीं, उसमें से 2400 कंपनी के पास पहले से है और 1600 रुपीज़ कंपनी को मिलना चाहिए था बैंक में, लेकिन एरियर्स हो गया क्योंकि एक्स ने अमाउंट नहीं दिया। एरियर्स हो गया कितने का? 32 रुपीज़ का। सो यहाँ 32 रुपीज़ लेस कर देंगे और बैंक में अमाउंट आएगा 1568 और ये हम कैश बुक में लिखेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, $4000 कंपनी ने ड्यू किया था, फिर 2400 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, फिर 32 रुपीज़ और नहीं मिला। एज ए रिज़ल्ट कंपनी को रिसीव होगा 1568। अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कंपनी ने कोई भी शेयर फॉरफिट नहीं किया है, इसलिए पूरे के पूरे 2000 पर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। ये कैपिटल का 2 रुपीज़ है और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, ₹1। सो 4000 से कैपिटल और 2000 से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो गया 6000, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू।
अब कंपनी के पास कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है, इसलिए अगर शेयर पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिलता है तो वो पूरा का पूरा एरियर्स है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट एक्स और वाई दोनों नहीं दे रहे हैं। एक्स के पास 40 शेयर्स हैं और वाई ने 72 शेयर्स अप्लाई किया है। सो एक्स के पास कितने शेयर्स हैं? 40 शेयर्स हैं और वाई ने अप्लाई किया था, अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। अगर वाई ने 72 शेयर्स अप्लाई किया है तो वाई को कितना रिसीव हुआ होगा ये हमें पता लगाना है। हमने पहले ही देख लिया है कि 6 शेयर के एप्लीकेशन पर कंपनी ने 5 शेयर्स दिया है। अब हमें अप्लाइड के तरफ पता है 72, तो अलॉटेड के तरफ कितना आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 हो जाएगा 12। अगर 6 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 72 आ जाएगा, इसलिए 6 में भी 12 मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 में भी 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 6 × 12 अप्लाइड और 6 × 5 अलॉटेड, मतलब 72 अप्लाई किया तो उसे 60 शेयर्स मिले। मतलब एक्स के 40 शेयर्स पर और वाई के 60 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिलेगा। सो टू शेयर फर्स्ट कॉल, कंपनी ने 6000 रुपीज़ ड्यू किए थे, लेकिन अब 100 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 300 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिल रहे। सो कंपनी रिसीव करेगी 5700। अब कंपनी एक्स के शेयर को फोरफीट करेगी, सो शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स के पास 40 शेयर्स हैं और कंपनी ने अब तक 8 रुपीज़ कैपिटल का मांग लिया है, सो ये हो गया 320 रुपीज़। और क्योंकि एक्स ने प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं दिया है, इसलिए प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। अलॉटमेंट के समय 32 रुपीज़ एरियर्स था प्रीमियम का और फर्स्ट कॉल के समय 40 रुपीज़ एरियर्स था, मतलब 72 रुपीज़ प्रीमियम का एक्स ने नहीं दिया है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 32 रुपीज़ ही एरियर्स निकला था। कंपनी ने 80 रुपीज़ ड्यू किया था, उसमें से 48 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, जिसमें से 40 रुपीज़ कैपिटल का एडजस्ट हो गया और 8 रुपीज़ प्रीमियम का एडजस्ट हुआ। इसलिए अलॉटमेंट के समय 40 रुपीज़ नहीं दिखा रहा है, 32 रुपीज़ दिखा रहा है, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से 8 रुपीज़ प्रीमियम के लिए एडजस्ट हो गया था। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में 40 रुपीज़ पर नहीं 40 शेयर्स पर कंपनी ने फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ से ड्यू किया है। यह हो गया 120 रुपीज़ और 2 फोरफिटेड शेयर अकाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा यहाँ 240 रुपीज़। मतलब एक्स ने अब तक जितने अमाउंट दिए हैं वो कंपनी ने फोरफीट कर लिए, वो है 240 रुपीज़। लेकिन एक्स ने तो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसने तो 240 रुपीज़ से ज़्यादा का एप्लीकेशन मनी भेजा था। एक्स ने अप्लाई किया था 48 शेयर के लिए और 6 रुपीज़ के हिसाब से 288 रुपीज़ भेजा था, लेकिन हम यहाँ उनका फोरफीट कर रहे हैं 240 रुपीज़। वो इसलिए क्योंकि इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है और फोरफिटेड शेयर में सिर्फ कैपिटल का अमाउंट जाता है, प्रीमियम का अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो यहाँ से हम 40 शेयर्स पर 1 रुपीज़ एप्लीकेशन के समय एप्लीकेशन का लेस कर देंगे और अलॉटमेंट के समय हालांकि 40 रुपीज़ ड्यू था, लेकिन कंपनी के पास 8 रुपीज़ ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, तो यहाँ पर 8 रुपीज़ और लेस कर देंगे, तब इसका अमाउंट आ जाएगा 240 रुपीज़। देखिए अलॉटमेंट के समय में एक्सेस एप्लीकेशन जब एडजस्ट हुआ
तो उसमें 8 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम का एडजस्ट हुआ, इसलिए 40 रुपीज़ एप्लीकेशन के समय का प्रीमियम और अलॉटमेंट के समय के 40 रुपीज़ प्रीमियम में से 8 रुपीज़ कंपनी को रिसीव हो गए थे एक्सेस एप्लीकेशन मनी के, इसलिए जो रिसीव हो गए हैं वो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए। और ये जो बाकी जो अमाउंट बचा यही अमाउंट कैपिटल का है, इसमें प्रीमियम का कोई भी अमाउंट नहीं है और यही अमाउंट फॉरफीट होगा। सो नरेशन लिखेंगे, बीइंग 40 शेयर्स ऑफ एक्स forfeited। अब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी। सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ कैपिटल का 2 रुपीज़ है, क्योंकि कंपनी ने 40 शेयर्स फॉरफीट कर लिए हैं इसलिए कंपनी के पास अब 2000 शेयर्स नहीं है, उसमें 40 शेयर्स लेस हैं और कैपिटल का अमाउंट 2 रुपीज़ से है। उसी तरीके से यहाँ भी 1960 शेयर्स पर 1 रुपी, सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1960 3920। being final call amount due, यहाँ आएगा 1960 मल्टीप्लाइड बाई 3। फाइनल कॉल रिसीव करेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी के पास 1960 शेयर्स थे, उसमें वाई के 60 शेयर्स पर कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, सो 3 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी रिसीव करेगी 5700। अब वाई के शेयर को फॉरफीट करेंगे, सो शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में 60 शेयर्स वाई के और कंपनी अब तक पूरा 10 रुपीज़ कॉल कर चुकी है, सो 600 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सिक्सटी शेयर्स पर 2 रुपीज़, मतलब 1 रुपी फर्स्ट कॉल के समय और 1 रुपी सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय वाई नहीं दे पाया है, सो 120 रुपीज़ से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी क्लोज हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ 60 शेयर पर 3 रुपीज़, यहाँ भी 60 शेयर पर 3 रुपीज़, मीन्स 180। और जो बचा हुआ है जो कंपनी ने फॉरफीट कर दिया, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट, 60 शेयर्स कंपनी ने फॉरफीट किए और वाई ने 6 रुपीज़ दे दिए थे, सो 360 रुपीज़। बीइंग 60 शेयर्स ऑफ वाई फॉरफीटेड। तो वाई ने कैसे 360 रुपीज़ वाई ने दे चुके थे, क्योंकि 60 शेयर्स पर एप्लीकेशन के समय 5 रुपीज़ और फिर 60 शेयर्स पर अलॉटमेंट के समय 1 रुपी, ये दोनों को मिलाएंगे तो आएगा 360 रुपीज़ जो वाई दे चुका है। यहाँ देखने से पता चलता है कि वाई के शेयर पर कंपनी ने 6 रुपीज़ पर शेयर फॉरफीट किया है और उसी तरीके से एक्स के शेयर पर कंपनी ने 3 रुपीज़ फॉरफीट किया था और अब इन शेयर्स को रीइशू करना है। शेयर रीइशू होगी, अब जब शेयर रीइशू करेंगे तो बैंक की जो एंट्री होगी वो कैश बुक में चली जाएगी और जर्नल में सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री होगी, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपीज़ के शेयर को 9 रुपीज़ में रीइशू किया है, 1 रुपी डिस्काउंट है, सो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा फॉरफीटेड शेयर से। फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने 80 शेयर्स रीइशू किए हैं और 1 रुपी पर शेयर डिस्काउंट दिया है, सो 80 रुपीज़ डिस्काउंट का है। बीइंग 20 forfeited shares
of X and 60 forfeited shares of Y reissued as rupees 10 paid up for rupees 9 per share. It means 1 rupee discount. अब बैंक की एंट्री कैश बुक में करेंगे. इन कैश बुक वी विल राइट टू शेयर कैपिटल. कंपनी ने 80 शेयर्स रीइश्यू किए हैं 9 रुपीज़ से, 9 रुपीज़ पर शेयर. सो कंपनी विल रिसीव 720. और कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम अभी ग्रैंड टोटल करके क्लोज कर देंगे. दिस साइड ग्रैंड टोटल इज़ 31,688. To make it 31,688, we have to insert a balancing amount here, 28,088. This is the closing balance. By balance closed down, and this amount will be reflected in the balance sheet as cash and cash equivalent. Now last entry, forfeited share account debited. Forfeited share account debited to capital reserve. Being transferred to capital reserve. यहाँ पर कंपनी ने Y के पूरे 60 शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं, और लेकिन X के सिर्फ 20 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, दोनों मिला करके 80 शेयर्स. Y के 60 शेयर्स फॉरफिट किए थे कंपनी ने, और उसमें अमाउंट जो फॉरफिट हुआ था वो था 360 रुपीज़, और ये पूरे के पूरे रीइश्यू हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें से पूरा 360 रुपीज़ को कंसिडर करेंगे. लेकिन यहाँ 40 है. X के 40 शेयर्स पर कंपनी ने 240 रुपीज़ फॉरफिट किए हैं. ये अमाउंट है, 240 रुपीज़ फॉरफिट किए हैं 40 शेयर्स पर. लेकिन रीइश्यू कितने हुए हैं? 20 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, मतलब हाफ शेयर रीइश्यू हुए हैं. हाफ शेयर रीइश्यू हुए हैं तो इसका हो जाएगा 120, और हमको सिर्फ 120 लेना है. सो टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू इज़ 480. अब इस 480 में कंपनी ने 80 रुपीज़ डिस्काउंट का दे दिया रीइश्यू के समय. सो अमाउंट जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? 400. यही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में. सो वी विल राइट हियर 400. आप यहाँ पर शेयर के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि Y का 360 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट किया. कितने शेयर्स पर फॉरफिट किया? 60 शेयर्स पर, मतलब पर शेयर 6 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट किया. और Y के पूरे 6 रुपीज़ पर शेयर में से 1 रुपी कंपनी ने डिस्काउंट दिया, मतलब 5 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा. लेकिन जितने शेयर रीइश्यू हुए हैं उसी पर ट्रांसफ़र होगा. तो Y के पूरे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, इसलिए यहाँ से 300 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा. अब हम X के बारे में बात करें. X का 240 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट किया था 40 शेयर्स पर. इसका मतलब है एक शेयर पर कंपनी ने कितने रुपए फॉरफिट कर लिए? 6 रुपीज़. और रीइश्यू के समय में कंपनी ने 1 रुपी पर शेयर डिस्काउंट दिया है, सो बच गया 5 रुपीज़. और X के 40 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, लेकिन रीइश्यू हुए हैं आधे 20 शेयर्स. इसका मतलब है कि 100 रुपीज़ ही कैपिटल रिजर्व में X का ट्रांसफ़र होगा. सो दोनों का सम टोटल है 400 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. यहाँ पर इस बात को भी समझिए कि X के 40 में से 20 शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, मतलब बाकी के 20 शेयर्स रिमेनिंग हैं रीइश्यू होने के लिए, वो अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं. और कंपनी ने 20 शेयर्स पर 6 रुपीज़ फॉरफिट किया था. सो 120 रुपीज़ का अभी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ओपन है. फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अभी भी कंपनी के पास ओपन है. कंपनी इस अमाउंट को तब यूटिलाइज़ करेगी जब ये रिमेनिंग 20 शेयर्स कंपनी रीइश्यू करेगी. नाउ लेट अस प्रिपेयर बैलेंस शीट. अब बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट. फर्स्ट नोट रहेगा शेयर कैपिटल.
शेयर कैपिटल में पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी में कोई भी ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में जानकारी नहीं है। सेकंड रहता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब है ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र किया है। सो यहाँ हमें जो जानकारी है वो है 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 20,000 के शेयर्स इश्यूड कैपिटल है। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है कंपनी ने इश्यू तो किया 2000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने कितना खरीद लिया, तो पब्लिक ने तो पूरा ही खरीद लिया 2000, लेकिन उसमें से कंपनी को कुछ शेयर फोरफीट करने पड़े और उसके बाद फिर रीइश्यू भी करने पड़े। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप। 2000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, उसके बाद एक्स के 40 शेयर्स कंपनी ने फोरफीट कर लिए, फिर वाई के 60 शेयर्स कंपनी ने फोरफीट कर लिए, फिर कंपनी ने एक्स के 20 शेयर्स रीइश्यू कर दिए और वाई के 60 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। ये एक्स का है, ये वाई का है, ये भी एक्स का है और ये वाई का है। इसका मतलब है कंपनी ने 1980 शेयर्स ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, मतलब इश्यू किए हैं जो पब्लिक के पास है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ये हो गया 19800। इसमें ऐड करेंगे फोरफीटेड शेयर, फोरफीटेड शेयर्स। एक्स के जो 20 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं उनका जो अमाउंट बचा हुआ है वो यहाँ पर ऐड होगा। एक्स के 20 शेयर्स पर ₹6 के हिसाब से ₹120 इसमें ऐड होगा। अब ये आ जाएगा 19920। सो ये वो अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के नाम से लिखना है। अब सेकंड नोट्स टू अकाउंट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का 2000 एप्लीकेशन के समय मिला, फिर 2000 अलॉटमेंट के समय कंपनी ने ड्यू किया, प्लस 2000 फर्स्ट कॉल के समय ड्यू किया, मतलब ये तीनों अकाउंट क्रेडिट हुए। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय क्योंकि एक्स के शेयर्स फोरफीट हो चुके थे इसलिए ₹1960 से और क्रेडिट हुआ, ये सब क्रेडिट हुए। और जब फोरफीचर किया कंपनी ने शेयर्स को एक्स का तो ₹72 से क्लोज़ हो गया, और उसी तरीके से वाई के शेयर को जब कंपनी ने फोरफीट किया तो ₹120 से भी क्लोज़ हो गया, मतलब ये दोनों अमाउंट जो है वो डेबिट हुए और ये सारे अमाउंट जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्रेडिट हुए। इनको प्लस माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का 7768। और रिजर्व एंड सरप्लस में दूसरा अमाउंट जो है वो है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हमने ₹400 ट्रांसफ़र किया। इसका ग्रैंड टोटल को हमें लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस में 8168। तीसरा नोट्स टू अकाउंट बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। में आएगा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में जो हमने कैश बुक बनाया है उसमें जो अमाउंट है वही लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस 28,088। सो ये हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट। अब इसी बेसिस पर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सो फाइनली द बैलेंस शीट, पहले लायबिलिटीज़ लिखते हैं उसका ग्रैंड टोटल, फिर एसेट्स लिखते हैं, फिर उसका ग्रैंड टोटल। नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर यहाँ लिखते हैं और फर्स्ट नोट जो हमने बनाया उसमें है 19,920। जो सेकंड नोट बनाया जिसमें जो रिज़र्व एंड सरप्लस है, जिसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व और कैपिटल
रिज़र्व दोनों है वो दोनों इंक्लूड होकर के 8,168, ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज़ 28,088। उसी तरीके से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने नोट 3 बनाया था कैश एट बैंक, उसमें भी 28,088, ग्रैंड टोटल इज़ 28,088। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट एज रिक्वायर्ड बाय कंपनी एक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक इन दिस chapter number 8. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.